डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज पुनः यूट्यूब चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ हम मुखातिब हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे बेहतरी से समझेंगे और इसे हृदयंगम करके मुग़ल कालीन सैन्य व्यवस्था की नज़ाकत के बारे में बहुत ही इत्मीनान के साथ में ज्ञानवर्धन करेंगे। हमने मुग़ल काल के बहुत सारे पक्षों को देखा है, प्रशासन देखा, संस्कृति में कला, साहित्य, इन सब को देखा है। उसी प्रकार से आज सैन्य व्यवस्था के बारे में हम एक डिस्कस करेंगे। मुग़ल कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार क्या था? सबसे पहले आधार का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी पद्धति होती है वो किससे ली होती है, उसका बेस क्या होता है। तो मुग़ल काल में जो सेना थी या जो सैनिक व्यवस्था थी, उसका आधार मंगोल और तुर्क, इन पद्धतियों को बनाया गया था। तुर्क चूँकि स्वयं बाबर तुर्कों की वंशज था पितृपक्ष से, और मातृपक्ष से बाबर मंगोलों का वंशज था, इसलिए उसने अपनी सैन्य पद्धति में तुर्क और मंगोल दोनों ही सैन्य पद्धतियों को स्वीकार किया। मंगोलों की जैसे स्थायी सेना का जो कंसेप्ट है, या फिर जैसे दशमलव पद्धति है, ये इसमें लागू की गई। दशमलव पद्धति का मतलब होता है हर एक डिजिट के बाद जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरीके से टुकड़ियों का जो क्रम होता है, और उसके प्रधान उसी हिसाब से, जैसे अमीर सद्दी, अमीर दह सद्दी, तुमैन, ऐसे इस तरीके से। खैर, तो अपना एक प्रश्न रहता है कि मुग़ल कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार क्या रहा, तो आप बताएंगे तुर्क और मंगोल। दूसरी बात जो है इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मुग़ल कालीन सैन्य व्यवस्था में बादशाह का स्टेटस क्या था। मुग़ल कालीन सैन्य व्यवस्था में बादशाह सर्वोच्च सेनापति होता था। जैसे हमारे प्रश्न आता है कि किसी भी काल में सेना का सर्वोच्च व्यक्ति कौन है, तो किसी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, चाहे वह मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे वह सल्तनत हो, चाहे वह मुग़ल काल हो, चाहे वह शिवाजी क्यों ना हो, हर राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा है वो सेना का प्रधान होता है। और इसलिए यहाँ पर बादशाह सलामत जो भी होते थे उस सेना के सर्वोच्च प्रधान या सेनापति होते थे। इस लिहाज से सर्वोच्च सेनापति की पदवी बादशाह के पास होती थी। यद्यपि व्यवहारिक तौर पर सैन्य व्यवस्था का संचालन जो है वो मीर बख्शी नामक केंद्रीय अधिकारी के द्वारा किया जाता था, और प्रांतों में से प्रांतीय बख्शी देखते थे, और मनसबदारों के अधीन सैनिक होते थे उन्हें मनसबदार देखते थे। विभिन्न अधीनस्थ सामंत और राजाओं के अधीन जो होते थे उनको वो राजा देखते थे, और विभिन्न शर्तों के साथ में वो मुग़ल सेना का भाग होते थे। इनके ऊपर हम एक सूक्ष्म विवेचना करते हैं। बादशाह के बाद में अगला जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, मीर बख्शी। मीर बख्शी वह केंद्रीय सैन्य अधिकारी होता था जिसकी बदौलत ये सेना के ऊपर जो है केंद्रीय नियंत्रण रखते थे। एक तरीके से केंद्रीय सैन्य मंत्री था, और इसका कार्य रसद सामग्री आपूर्ति करना, हथियार आपूर्ति करना, और अस्त्र शस्त्र जो है उनका, और घोड़ों की अगर ज़रूरत हो तो हाथी घोड़े इनकी व्यवस्था करना। इसके अलावा दाग और हुलिया लगाना। दाग का मतलब होता है कि जो भी शाही घोड़ा या हाथी होता था, ऊँट होता था, उसके ऊपर एक छाप लगाई जाती थी ताकि वह पायरेटेड ना हो, उसको भ्रष्ट रूप से दूसरे तरीके से बदला नहीं जा सके। शाही घोड़ा या शाही दाग जो है उसके ऊपर, शाही घोड़े पर लगाया जाता था, जिससे मार्किंग रहती थी। जैसे हमने देखा है कि भेड़ चराने वाले हैं वो भेड़ों के ऊपर अलग अलग कलर लगाते हैं, तो वो थोड़ा टेम्पररी होता है। लेकिन अगर आपने कभी ऊँट को देखा हो तो उसके पीठ के ऊपर एक ऐसे, जिसको अपन डाली देना बोलते हैं, वो लगी होती है, तो ये एक दाग होता है। और ये दाग की मार्किंग जो होती है, इसके आधार पर ही वो किया जाता है।
तो इस तरीके से प्रांतीय बख्शी जो है उसका रोल होता था। एक बात और, मीर बख्शी जो है वो सेना को युद्ध काल में वेतन भी देता था, इसलिए इसे वेतन अधिकारी भी बोलते हैं। और लेकिन शांति काल में मीर बख्शी सेना का वेतन नहीं आहरण करता था, उसका नाम दीवाने तन होता था। ओके, इसके बाद में प्रांतीय स्तर पर भी कुछ सैनिक होते थे और उन सैनिकों की मॉनिटरिंग का काम प्रांतीय बख्शी करता था। केंद्रीय मीर बख्शी और प्रांतीय बख्शी में ये फ़र्क होता था कि मीर बख्शी जो है वह युद्धकालीन वेतन अधिकारी होता था, जबकि प्रांतीय बख्शी पूर्णकालिक वेतन अधिकारी होता था। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं सैनिकों की। एक केंद्रीय सैनिक होते थे जिन्हें जो है मीर बख्शी मॉनिटर करता था। उसके बाद में मनसबदार के अधीन भी सैनिक होते थे जिन्हें मनसबदार मॉनिटर करता था। सामंतीय जो राजा होते थे, जैसे राजपूत राजा हैं तो उनके अधीन हैं, वो उनको ऐसे करता था। बादशाह की व्यक्तिगत सुरक्षा में अहदी सैनिक लगे होते थे जिन्हें दाखिली भी कहते थे, और इनका मुखिया सरे जानदार होता था जो बादशाह का शाही अंगरक्षक दस्ते का चीफ होता था। तो इस तरीके से ये एक सैनिकों का हायरार्की सिस्टम होता था। सैनिकों को वेतन जो है वो अकबर के समय से नगद दिया जाता था। अमूमन पूरे मुग़ल काल की अगर हम बात करते हैं तो 200 रुपये जो है वो सालाना एक सैनिक को वेतन दिया जाता था, जो अकबर के समय थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन जहांगीर शाहजहाँ ने इसको 200 रुपये के आसपास कर दिया था। वेतन मोस्टली सैनिक का मनसबदार को दिया जाता था और मनसबदार उस वेतन को डिस्ट्रीब्यूट इन्हें कर दिया करता था। सैनिकों के प्रकार अगर हम देखते हैं कि उनका सिस्टम कैसा है, अगर वो घोड़े पर हैं तो घुड़सवार हैं, और हस्ती सेना अगर वो हाथी पर हैं, सुतर अगर वो ऊँट पर हैं तो सुतर सैनिक होते थे। ऐसे ही सैनिकों का एक प्रकार और भी होता था कि जो सैनिक, एक तो ऐसे सैनिक होते थे जो सरकार के द्वारा नियुक्त होते थे, एक सैनिक वे होते थे जो सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं होते थे। तो जो सरकार के द्वारा नियुक्त होते थे वो सैनिक अपना अस्त्र शस्त्र नहीं लाते थे, सरकार ही उन्हें अस्त्र शस्त्र देती थी, और इन्हें बारगीर सैनिक कहा जाता था। दूसरे सिलेदार सैनिक होते थे। सिलेदार सैनिक अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं लाते थे। ये कुछ ज़्यादा क्वालिटी के सैनिक होते थे, और इन सैनिकों को जो है अपना अस्त्र शस्त्र खुद लाने के कारण इनका वेतन उच्च रखा जाता था। तो याद रहे, बारगीर सैनिक हैं वो शाही सैनिक हैं, सरकार इनको अस्त्र शस्त्र देती है, जबकि सिलेदार जो हैं वो व्यक्तिगत तौर पर अपना अस्त्र शस्त्र असेंबल करते थे और इनका वेतन उच्च होता था। एक सैनिकों का और भी प्रकार था। एक एहसाम सैनिक होते थे, एक सहबंदी सैनिक होते थे। एहसाम सैनिक है युद्ध काल में सामान्य तौर पर आर्म्ड होते थे, जबकि सहबंदी जो हैं वो राजस्व वसूल करने वक्त टेम्परेरी रूप से आर्म्ड किए जाते थे और बाकी समय पर ऐसा नहीं होता था। इस तरीके से इनकी सैनिक व्यवस्था एक बहुत ही एक जटिल क्रम में थी, जिसके टुकड़ियों के आधार पर विभाजन, सैनिकों की भर्ती का आधार पर विभाजन, सैनिकों की जाति के आधार पर भी विभाजन होता था। हालांकि बाद में जहांगीर के समय ये बंद कर दिया गया था और सभी नस्ल के सवार जो होते थे, नस्ल के घोड़े और जो सभी जाति के सवार होते थे, उन सब के लिए जहांगीर ने एक ही वेतन डिसाइड किया था। लेकिन इससे पहले वो जाति और नस्ल, जो घोड़े और सैनिक दोनों की डिफाइन होती थी, उसके आधार पर उनका वेतन भी डिफरेंट होता था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं रहा। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुग़ल कालीन सैन्य व्यवस्था एक अप्रतिम
व्यवस्था थी, जिसके दम पर मुग़लों ने लंबे समय तक यहाँ पर राज किया। 1526 से लेकर 1707 तक स्वर्ण युग के रूप में, और 1707 से लेकर और 1757 तक एक थोड़े कम जो है प्रभावी रूप में ये यहाँ के शासक रहे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।